हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन में आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ब्रह्मास्त्र बैच में 9th क्लास पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 8th क्लास को कंप्लीट कर लिया है, जिसके पहले हमने ब्लड और ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन पढ़ने से पहले आज का हम मोटिवेशनल कोट देखेंगे। मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो दोस्तों, हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करते रहना है, सफलताएं कदम चूमेगी। सफलताएं कदम जरूर चूमेंगी अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं, लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिस्पायरेशन, श्वसन। श्वसन में हम आज पूरा प्रोसेस आपको समझा देते हैं कि हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन किस प्रकार से जाती है, किस प्रकार से निकलती है, हवा कैसे जाती है, कहाँ से जाती है, कैसे, ये सब पूरा हम आपको प्रोसेस समझा देंगे। तो आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब वायुमंडल एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में जो प्राणी होते हैं, जैसे मनुष्य होता है, हम लोग जो होते हैं सांस लेते हैं। जब हम श्वास लेते हैं, हवा लेते हैं, तो उसमें जो कि ऑक्सीजन होती है। तो ये ऑक्सीजन जो है ना, वे ऑक्सीजन सीधे कहाँ पर जाती है? लंग्स में जाती है। जब हम देखिए सांस लेंगे तो सीधे कहाँ गई? फेफड़े में। तो वहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ गई? फेफड़े में। फिर फेफड़े से जो है कि किस में जाएगी? ब्लड में। ब्लड से किस में जाएगी? टिश्यू में। और टिश्यू से किस में जाएगी? सेल्स। फिर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया। आपको इसके पहले सेल्स में बता दिया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, इसी में जो है कि यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर कैटाबॉलिज्म में क्रिया होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी को बनाता है। तो आखिर में जो कि ऑक्सीजन कहाँ आती है? ऑक्सीजन आती है माइटोकॉन्ड्रिया में। उसी जगह महत्वपूर्ण श्वसन क्रिया स्टार्ट होती है। तो यहाँ से अगर देखा जाए, एटमॉस्फेयर से जहाँ पर हम हवा जो कि वायु ग्रहण करते हैं, वहाँ से लेकर माइटोकॉन्ड्रिया तक के प्रोसेस को हम श्वसन बोलेंगे। अब देखिए, श्वसन में कई प्रकार के कई स्टेप होते हैं, उस स्टेपों को हम समझेंगे। जैसे देखिए, अब यहाँ पर जैसे हम एटमॉस्फेयर से O2 लंग्स तक गया, तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे ब्रीथिंग। ब्रीदिंग जो होता है, जैसे श्वास लेना व श्वास छोड़ना, ये होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग किसको बोलेंगे? जब एटमॉस्फेयर से हम लंग्स में हवा, मतलब ऑक्सीजन या हवा लिए, ग्रहण किए, तो अब उसके बाद हम छोड़ेंगे, तो उसको हम बोलेंगे श्वास लेना है, श्वास छोड़ना, इसको हम बोलेंगे ब्रीदिंग। अब लंग्स से अगर ब्लड में ऑक्सीजन या हवा जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे गैसीय विनिमय। ठीक है, गैसीय विनिमय बोलेंगे, विनिमय। वहाँ से गैसों का विनिमय होता है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में बदलते हैं। अब इसको धीरे धीरे आपको प्रोसेस समझ में आएगा आगे। फिर ब्लड से अगर हम टिश्यू से सेल तक जाते हैं, तो यहाँ तक होता है गैसीय परिवहन, तो इसको बोलते हैं गैसीय परिवहन। और सेल से जब माइटोकॉन्ड्रिया में जब श्वसन होता है, तो उसको हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। अब इसे भी याद रखिए। तो देखिए, आप धीरे धीरे इस प्रोसेस को समझेंगे। अब जब यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन आती है तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मतलब जल बनता है, उसके बाद एनर्जी बनती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, तो ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया से सेल में, सेल से टिश्यू में, फिर टिश्यू से जो आएगा ब्लड में, फिर ब्लड से आएगा आपके लंग्स में, और लंग्स से आकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना और ऑक्सीजन का अंदर आना, ये हमारी क्या होती है? पूरी श्वसन प्रक्रिया होती है। और इसमें 4 स्टेप होते हैं, और इन स्टेपों को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब देखिए, ये एक फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लड में ऑक्सीजन या श्वसन कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, श्वसन, रेस्पिरेशन जो होता है, वो हमने आपको बताया, एक ब्रीदिंग होती है, एक गैस विनिमय होता है, उसके बाद गैस परिवहन होता है, फिर कोशिकीय श्वसन होता है। तो देखिए, गैस विनिमय मतलब विसरण होता है, गैसों का परिवहन, और कोशिकीय श्वसन। अब देखिए, यहाँ पर ब्रीदिंग और गैस विनिमय और गैस परिवहन, इसको हम बोलेंगे तीनों को बाह्य श्वसन। ठीक है, क्या बोलेंगे? बाह्य श्वसन। अब देखिए, कोशिकीय श्वसन क्या होता है? जो आंतरिक श्वसन होता है उसको कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। इसको हम आपको लास्ट में बताएंगे, आप समझ जाएंगे कि कोशिकीय श्वसन क्या होता है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, ब्रीदिंग, पहला स्टेप हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या करते हैं हम? ब्रीदिंग में श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। तो देखिए, जैसे ये हमारा फेफड़ा है, ठीक है, ये हमारा फेफड़ा है। इस फेफड़े को मान लीजिए यहाँ पर ऐसे फेफड़ा है, और इसमें जो छोटे छोटे देख रहे हैं ना, इसमें जो कि एल्वियोली है। क्या है? एल्वियोली, जो कि यहाँ पर हवा आती है और हमारा फेफड़ा जो कि
फूल जाता है, और जब हम सांस खींचते हैं तो देखिए हमारा जो फेफड़ा फूल जाता है, और जब हम छोड़ते हैं तो फेफड़ा जो कि सिकुड़ जाता है। तो इसको हेल्प कौन करता है इससे करने पर? तो डायफ्राम। देखिए नीचे एक डायफ्राम होता है, ठीक है, जो मांस के टुकड़े का बना होता है, एक डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम जो होते हैं सांस लेने, ब्रीदिंग लेने में कौन सहायता करता है? तो डायफ्राम करता है। अगर ये टूट जाता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो आदमी की मृत्यु कब हो जाती है? जब डायफ्राम टूट जाता है, तो आदमी सांस नहीं ले पाता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे अब आते हैं, देखिए अलग अलग प्रोसेस समझते हैं कि कैसे श्वास लेते हैं तो क्या होता है, श्वास छोड़ते हैं तो क्या होता है। देखिए हवा की, जब हम श्वास लेते हैं तो हवा की अधिक मात्रा हमारे फेफड़े में आती है। तो इससे क्या होता है कि लंग्स जो फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है और आकार भी बढ़ जाता है। तो आयतन और आकार दोनों बढ़ जाता है। अब देखिए ये जो डायफ्राम होता है, जब हम सांस लेते हैं ना, जब सांस लेते हैं तो ये क्या करता है, ये जो कि नीचे की तरफ चला जाता है। तो जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ गति कर जाता है, जो कि चपटा स्पाट हो जाता है। तो इसमें पूछा जाता है एग्जाम में कि जब हम सांस लेते हैं तो जो डायफ्राम है उसकी आकृति बताइए। तो डायफ्राम की आकृति कैसी हो जाती है जब सांस लेते हैं? तो ये देखिए चपटा हो जाता है और या फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है? चपटा या फ्लैट हो जाता है। इसे भी याद रखिए। अब देखिए अब से पूछता है कि जब श्वास हम छोड़ते हैं तब डायफ्राम की स्थिति क्या होती है? जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम की स्थिति क्या होती है? वो ऊपर की तरह गति करता है और एक गुंबद के आकार का बन जाता है। तो डायफ्राम को जब सांस छोड़ते हैं तो कैसी आकृति बनती है? तो गुंबद आकार की बनती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे आते हैं, देखिए एक नोट जिसमें देखिए समान व्यक्ति सामान्य ब्रीथिंग में जो है कि 500 ml हवा ग्रहण करता है, और समान व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथिंग करता है। ठीक है, तो 12 से 16 बार समान व्यक्ति ब्रीथिंग करता है, और समान व्यक्ति कितना 500 ml हवा ग्रहण करता है एक बार में। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं, एकदम डायग्राम के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि अब श्वसन किस प्रकार से होता है और कैसे होता है। देखिए हम जब पाचन पढ़ रहे थे तो हम आपको यहाँ बता रहे थे मुख से हम भोजन करते हैं, तो जब भोजन करते हैं तो भोजन कहाँ पर आता है? एक कामन जो होता है फेरिंग्स, कामन चैम्बर जिसको ग्रसनी बोलते हैं, वहाँ पर एपिग्लोटिक्स लगा रहता है। तो एपिग्लोटिक्स क्या करता है? ये फूड पाइप को खोल देता है और विंड पाइप को बंद कर देता है। तो विंड पाइप को बंद कर देता है तो हवा जो भोजन केवल फूड पाइप में जो ग्रास नली में चला जाता है, लेकिन ये इसमें हवा केवल आने के लिए। तो अब इसका जो तो काम खत्म हो गया क्योंकि हमने पाचन पढ़ लिया था। अब केवल हमको देखना है ये फूड पाइप को, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप, श्वास नली या ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंड पाइप, श्वास नली या ट्रैकिया। अब देखिए जब श्वास हम लेंगे तो ये जो कि एपिग्लोटिक्स जो होता है ये खुल जाता है, और इसी का स्थान पर सबसे पहले आपको मिलेगा लैरिंग्स। लैरिंग्स को स्वर तंत्र बोलते हैं, जहाँ से आवाज़ें निकलती हैं। ठीक है, इसको स्वर तंत्र बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे नॉक से कहाँ आ जाएंगे? फायरिंग से। फायरिंग से हम आ जाएंगे एपिग्लोटिस को जब हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? स्वर तंत्र होता है। अब देखिए ये जो पाइप होती है ना, ये विंड पाइप जो होती है, ये वाली विंड पाइप, इसमें देखिए सी आकार के कुछ छल्ले लगे होते हैं। सी आकार के छल्ले क्यों लगे होते हैं? क्योंकि सी आकार के छल्ले जो होते हैं ना, ये जब हम सांस लेते हैं तो ये फूल जाती है, लेकिन अगर हम सांस न लें तो ये आपस में चिपक जाएगी। जब चिपक जाएगी तो आदमी फिर सांस ले ही नहीं पाएगा, तो आदमी मर जाएगा। इसलिए इसको चिपकने से बचने के लिए इस पर जो कि कार्टिलेज की ये सी आकार की क्या लगी रहती है, एक कार्टिलेज की नरम हड्डी होती है, वो इससे छल्ले बने रहती है, जिससे जो कि विंड पाइप पिचके ना, इसलिए बने रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हाइलिंग। क्या बोलते हैं? इस रिंग वाले छल्ले को क्या बोलते हैं? हाइलिंग बोलते हैं। अभी आगे आपको लिखा हुआ सब बताया जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखिए जब हम विंड पाइप से श्वास नली में चले आए तो हवा यहाँ चली आई। अब देखिए ये दो भाग में बढ़ जाती है। जो विंड पाइप है, श्वास नली ट्रैकिया, दो भागों में बढ़ जाती है। तो जो दो भागों में बढ़ती है इसको हम बोलते हैं श्वसनी या ब्रोंकोई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकी बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं। ठीक है, अब जो है कि फिर जाकर यहाँ पर देखिए ये जो श्वास नली है फिर दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स या श्वास नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वास नलिका या ब्रोंक्यूल बोलते हैं। अब ये ब्रोंक्यूल क्या है कि जब आती है तो देखिए यहाँ पर गोल गोल संरचना हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एल्ब्यूली। क्या बोलते हैं? एल्ब्यूली। तो आखिर में एल्ब्यूली जिसको हम कूपिका बोलते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन चली जाती है और यहाँ से ब्लड सेल्स होते हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड कोशिकाएं, यहाँ से ब्लड, उसमें हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जिसको आपको बताया गया था कि जिसके कारण आरबीसी रेड कलर की होती है। वो जो पदार्थ होता है वो यहाँ से ऑक्सीजन लेकर कहाँ पर चला जाता है? सेल्स में चला जाता है,
और सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये अपना एनर्जी बनाता है। फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जो उससे उत्पाद बनता है, एनर्जी तो शरीर में स्टोर होती है या इसको यूज कर लिया जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब कोई चीज़ बनता बिगड़ता है तो एक वेस्ट मटेरियल बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल हो जाता है। तो वो मटेरियल जो है कि वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिर ब्लड लाकर फिर इसी के माध्यम से, अब देखिए एल्ब्यूली के माध्यम से ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई, फिर ट्रेकिया, फिर उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद नसिका से निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। आगे आते हैं, अब देखिए क्रम देख लेते हैं, क्या क्रम है, कैसे कैसे हमारा जो है कि श्वसन होता है। तो देखिए सबसे पहले हवा नोज में नाक से लेते हैं, फिर ये फेरिंग्स तक आता है, फिर ट्रैकिया श्वास नली तक, फिर ब्रोंकियाई श्वास नलिका तक आता है, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्ब्यूली कूपिका तक चला आता है। ठीक है, अब इस क्रम को याद रखिए। अब आगे आते हैं, देखिए अब डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। अब देखिए क्लियर डायग्राम है। देखिए यहाँ पर जो है कि नसल्स कैविटी मतलब कि जो कि नासा छिद्र है। अब यहाँ पर जो है कि आपको दिख रहा है क्या है, फेरिंग्स। अब यहाँ पर जो है आपको लैरिंग्स दिख रहा है, इसी जगह आपका होता है क्या, एपिग्लॉटिक्स होता है। अब देखिए ट्रैकिया, जो आप देखिए हाइलिन देख लें बन रहा है कि नहीं, हाइलिन जो सी आकार के गोल छल्ले होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये श्वास नलिका आपको दिखाई दे रही है, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। अब देखिए हमारा लंग्स है, ठीक है, ये क्या है, हमारा लंग्स है। अब लंग्स दो लंग्स होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट होता है। अब इसी में देख लीजिए, अब ये जो भाग होता है, जो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ब्रोंकाई, और जो इससे शाखाएं निकलती है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोलस, और ये जो छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूली। ठीक है, अब इसे याद रखिए। अब देखिए नीचे एक डायफ्राम जो लगा है, आपको जो बताया गया था डायफ्राम, वो नीचे ऐसे स्थिति में जो हमें सांस लेने में सहायता करता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए इसका एक और आपको डायग्राम दिखा दिया जाता है, देखिए आपको आसानी समझ में। देखिए ट्रैकिया ये हो जाए वाइंड पाइप हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर आपको छोटी छोटी जो नसें दिखाई दे रही हैं, यही जो है कि यहाँ पर एल्ब्यूली और ब्रोंकियोल्स, ये सब ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाती हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। ठीक है, आगे अब देखिए नोट में लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कूपिका को श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका या श्वसन तंत्र की मूल इकाई कौन है, तो कूपिका श्वसन तंत्र की मूल इकाई कही जाती है। ट्रैकिया में उपास्थि से निर्मित सी आकार की रिंग पाई जाती है, जो कि हवा की अनुपस्थिति में श्वास नली को चिपकने से रोकती है। आपको पहले बताया गया था, इसका नाम होता है हाइलिन। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए गैसों का विनिमय कैसा होता है, विनियमन कैसे होता है। देखिए हम जब एल्ब्यूली को जो होता है हम जूम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जूम करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन जब आई तो ऑक्सीजन इसके बगल में हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स इसके संपर्क में रहती हैं। यहाँ पर O2 जो आए तो यहाँ ब्लड में मिल गया, और यहाँ से ब्लड में जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो इससे बाहर निकल गया। अब आपको बताया गया था, देखिए बॉडी से ब्लड कहाँ जाता है अशुद्ध वाला, तो राइट एट्रियम में जाता है, वहाँ से फिर लंग्स में चला जाता है। तो इसी के माध्यम से आप वहाँ पहले ब्लड पढ़ लेंगे तो इसको समझने में और आसानी हो जाएगी कि शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त जो होता है, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड किधर से किधर जाता है, आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसके पहले अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर एक रक्त का वीडियो देख सकते हैं और उसमें आप और अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए गैसों का विनिमय कहाँ होता है, तो गैस लंग्स से एल्ब्यूली तक होता है। तो गैसों का विनिमय जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज, और गैसों का विसरण, ठीक है, कहाँ पर होता है, एल्ब्यूली में होता है। अब इसे भी याद रख सकते हैं। आगे आते हैं। अब देखिए श्वास लेना या सांस छोड़ना, देखिए इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से हम सांस लेते हैं तो कितना परसेंट अब हम सांस लेते हैं, कितना परसेंट छोड़ते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए हवा में नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% होता है। और जब हम इस श्वास लेते हैं तो ये सब पूरा ले लेते हैं, ठीक है, यही नहीं कि ऑक्सीजन केवल लेते हैं, पूरा हम जितने इन्वायरमेंट में अन्य गैसें होती है सबको हम ग्रहण कर लेते हैं। तो आप श्वास लेते हैं तो इसमें जब श्वास छोड़ते हैं ना, तो फिर हम जितना नाइट्रोजन कोई आवश्यकता नहीं तो नाइट्रोजन हम पूरा छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन को हमारे श्वसन में आवश्यकता होती है तो हम केवल 16% ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, हम 4% ग्रहण कर लेते हैं, 4 से 5% इसको ग्रहण कर लेते हैं और हम छोड़ देते हैं। और CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
कि हम श्वास छोड़ते हैं तो कितने % ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो आपसे पूछा जाए तो 16% छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ते हैं तो 4% छोड़ते हैं, इसे भी याद रखिए। आगे अब गैसों का परिवहन देख लेते हैं। अब गैसों का परिवहन कैसे होता है, देखिए एक ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका परिवहन जो होता है 98% हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और CO2 जो परिवहन होता है 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, और इसमें जो होता है अगर हम CO मिला दें तो ये कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन से अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और CO जुड़ जाएगा तो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा अगर आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आ जाता है कि अगर हीमोग्लोबिन के सामने अगर ऑक्सीजन है और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड CO है, तो सबसे पहले ज़्यादा एक्टिव किसके साथ होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। और ये मोनोऑक्साइड क्या करेगा, दम घुट जैसे ब्लड में चल जाएगा तो ब्लड में ऑक्सीजन आएगा ही नहीं और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे आदमी की दम घुटने लगती है और उससे की मौत हो जाती है। आपने कभी कभी पढ़ा होगा पहले बचपन में कि कमरे में जो है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आदमी के दम घुटने से मृत्यु है। क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन का जो हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और उससे रिएक्शन करके आदमी को जो कि दम घुटने वाली मौत दे देता है। आगे देखिए आप कोशिकी शोषण देख लेते हैं। हमारा तीसरा है प्रोसेस कोशिकी शोषण। कोशिकी शोषण क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको हम एरोबिक और या ऑक्सी शोषण कहते हैं। और दूसरा का कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसे हम एनारोबिक या एनॉक्सी शोषण कहते हैं, ये भी याद रखिए। देखिए आप कैसे होता है, अब इसको हम देख लेते हैं एक समीकरण के माध्यम से। देखिए अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में टूट जाता है, तो पायरुविक अम्ल में टूट जाता है, जिससे हमको 4 ATP मिलता है। क्या मिलता है, 4 ATP। तो जिसमें से 2 ATP तो इसको तोड़ने में खर्च हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। जब हम कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो ये पायरुविक अम्ल में चेंज होगा। जब पायरुविक अम्ल में चेंज होगा तो इससे 4 ATP बनता है, लेकिन 4 ATP में से 2 ATP तो खर्च हो जाते हैं किसका, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में, ठीक है, कि तोड़ने में जो ये प्रक्रिया होती है ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल तोड़ने की, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। और इसको खोजा था EPT पथ जिसको बोलते हैं, और ये जो है इस वैज्ञानिक का पहला नाम था उसी के नाम पर रखा गया है EP पथ, ठीक है। इसे याद रखिए कि EP पथ कहाँ होता है, जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया चलती है तो EP पथ के माध्यम से होती है, इसे याद रखिए। अब देखिए पायरुविक अम्ल जब 2 ATP जो कि खर्च हो गया, बचा केवल 2 ATP। अब पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, उसके बाद 36 ATP का निर्माण होता है। कितने ATP का, 36 ATP का निर्माण होता है। तो 36 ATP का निर्माण होता है और पहले से 2 ATP जो बचा रहता है मिलाकर 38 ATP हो जाता है। तो हमारे एनर्जी को जो ATP बन जाता है, एनर्जी के अणु तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको समझ गए। आगे अब देखिए जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र। देखिए यहाँ पर इसको हम बोलेंगे क्या, क्रेब्स चक्र। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसको बोलेंगे हम ग्लाइकोसिस, ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिस इसको बोलेंगे। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसको हम क्रेब्स चक्र बोलते हैं। आगे श्वसन एक देखिए कैटाबॉलिक रिएक्शन है, आपको पहले बता दिया गया था, इसे याद रखिए। नोट, ऑक्सी शोषण से जोड़ों में जो एनाक्सी शोषण मतलब बिना ऑक्सीजन के अगर शोषण होता है तो उससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड जमा होता है, जिससे दर्द होने लगता है। जैसे पैरों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाने से दर्द होने लगता है। तो यदि एनाक्सी शोषण होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, इसे याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे अब देखिए श्वसन मार्ग का क्रम क्या है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए पहले नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, फिर ग्रसनी होता है, फिर स्वरतंत्र होता है जिसको हम लैरिंक्स बोलते हैं, श्वास नली जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, ब्रोंकाई होता है, ब्रोंक्योलस, फिर एल्ब्यूली से ब्लड और ब्लड से सेल्स। अब देखिए ऑक्सीजन O2 जाने का रास्ता है,
ठीक है। अब लेकिन जब CO2 इसी के माध्यम से आएगी, जब यहाँ पर CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो CO2 भी शरीर के बाहर निकलेगी, तो ये भी निकलेगी, जिससे सेल से ब्लड से LVD से ब्रोंकियोलस, फिर ब्रोंकाई, फिर उसके बाद श्वास नली ट्रैकिया से लैरिंग्स, फिर उसके बाद फेरिंग्स, फिर नासा कपाट, फिर नासा छिद्र। तो इसके माध्यम से सब बाहर निकल जाएगी क्या, हमारी CO2। आगे जंतुओं में श्वसन अंग कैसे होता है, जंतुओं में श्वसन अंग जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं, कि मतलब अलग प्रकार के जंतु किस प्रकार के जंतु किस तरह से अपना श्वसन करते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, स्तनधारी पक्षी और सरीसृप ये किससे करते हैं, ये लंग्स के माध्यम से अपना श्वसन करते हैं। तो इनका श्वसन अंग क्या होता है, लंग्स होता है। अमीबा और रिंगुलिना बॉडी सरफेस से करते हैं। केचुआ किससे करते हैं, स्किन से करते हैं। काकरोच किससे और तिचलटा किससे करते हैं, तो स्पायरकल छिद्र, इसको श्वास नली या ट्रैकिया बोलते हैं। तो काकरोच किससे करता है, ट्रैकिया से करता है, इसको याद रखिए। फिश जो है गिल्स गलफड़े से करती है, और मेढक जो है कि गलफड़े से और स्किन से दोनों से करता है, इसे भी याद रखिए। अब देखिए बिच्छू किससे करेगा, बुक लंगस के माध्यम से जो होता है बिच्छू श्वसन करता है। तो आपको इसके बारे में याद रखना, क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं कि कौन सा प्राणी किस श्वसन अंग से अपना श्वसन करता है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी क्लास समाप्त हुई। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।